हेलो दोस्तों। गंगाराम का बड़ा बेटा डॉक्टर बन गया, जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था और छोटे बेटे को हर चीज से वंचित रखा। एक दिन गंगाराम शहर अपने बड़े बेटे के पास चला गया कि अब वह ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा। तो छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी आप मेरे पास ही रहें, मैं आपकी हर जरूरत पूरी कर रहा हूँ। लेकिन वह उसे बुरा भला कहकर चला गया। तो डॉक्टर बेटे ने पिता को देखते ही मुंह फेर लिया और वहां वो अपमान की जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन बहू ने उसे घर से निकाल दिया और वह शर्म के मारे गांव जाने के बजाय माता के दरबार पर चला गया। और वहां एक बड़ी गाड़ी लंगर बांटने के लिए रुकी तो गंगाराम की हैरत की सीमा ना रही, क्योंकि उसमें और सुनाओ गंगाराम, क्या हाल चाल है, कैसी जिंदगी गुजर रही है। यार तुमने तो अच्छा किया, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना लिया। अब तो तेरी बाकी की जिंदगी आराम से गुजरने वाली है। यह बता, तेरा बेटा शहर से तुझे कितना खर्चा भेजता है। गंगाराम को देखते ही उसके दोस्त ने दूर से ही आवाज लगाई थी और हाल चाल पूछने लगा। गंगाराम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसका डॉक्टर बेटा तो उसे कोई भी खर्च नहीं भेजता था। सारा खर्च तो वह छोटा बेटा हरस ही दिया करता था। बड़े बेटे ने तो कभी उससे पूछा भी नहीं था कि उसे किसी चीज की आवश्यकता है या नहीं, बल्कि उसे तो काफी समय हो गया था अपने डॉक्टर बेटे से मिले हुए। जब से उसकी नौकरी शुरू हुई थी, हॉस्पिटल की ओर से ही उसे शहर में बड़ा सागर मिल गया था और उसके साथ साथ ही उसकी कमाई भी लाखों में हो गई थी। वह अपने पिता को तो जैसे भूल ही बैठा था। हाँ हाँ, मजे में जिंदगी गुजर रही है, मगर बेटे से मिले बहुत समय बीत जाता है। जब मिलता है तब रुपए भी देता है, वैसे तो नहीं भेजता। गंगाराम ने जितना हो सका अपने सवर को सादा रखने की कोशिश की। तो यार तूने क्यों इसे इतनी डील दे रखी है, उससे अपना खर्च लिया कर, इतना पढ़ाया लिखाया है तूने, तेरा भी तो अधिकार बनता है। उसके दोस्त ने उसे नया रास्ता दिखाया तो गंगाराम भी सोचने लगा, हाँ यार कहता तो तू ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, अपने बड़े बेटे के पास ही चला जाता हूँ। मैंने सुना है उसे महल जैसा घर मिल गया है। कल चौधरी साहब भी मिले थे, वह भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि तेरा बेटा तो बहुत लायक निकला है, ऐसी संतान तो किस्मत वालों को मिलती है। शहर में ऐश की जिंदगी गुजारा रहा है वो चौधरी साहब जिसने कभी मेरी बात के सीधे मुंह जवाब नहीं दिया था, वह भी खुद मुझसे बात कर रहा था। मेरे बेटे ने उसका इलाज जो किया था है, और वह भला चंगा भी हो गया है। हाँ, वो तो जो चौधरी साहब जैसे बीमार आदमी को ठीक कर सकता है, वो कितना कमाता होगा, तू खुद सोच ले। गंगाराम तू क्यों अब यहाँ अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, उसके पास ही चला जा। गंगाराम अपने दोस्त से बात करके आ तो गया, मगर फिर सारा दिन उसके दिमाग में यही बातें गूंजती रही। हरस उसके पास आ बैठा। पिताजी क्या बात है, चुप चुप से है, तबीयत तो ठीक है ना। हरस पिता के चेहरे की ओर देखते हुए बहुत ज्यादा चौंका था। तू एक काम कर, मेरे कपड़े इत्यादि पैक कर दे, अब मैं शहर में जाऊंगा और हरदीप के पास ही रहूंगा। पिता की बात सुनकर हरस के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं, आप तो हमेशा मेरे पास रहने वाले थे ना। भैया के पास इतना समय कहाँ होगा कि वह आपको समय दे सके, आपको आदत है बातें करने की। पिताजी आप भैया के पास ना जाएं, मेरे पास ही रह जाएं। अगर आपको भाई की ज्यादा याद आ रही है तो मैं आपको उनसे मिलवा लाता हूँ, मगर आप यहीं पर रहें। गंगाराम ने हरस को गुस्से से देखा। नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने बेटे हरदीप के पास ही जाना है।
मैंने निश्चय कर लिया है, मैं अब से उसके पास वहीं पर ही रहूंगा। चल हट, तू मेरे कपड़े नहीं निकालेगा, मैं खुद ही उठकर अपने कपड़े भी निकाल लेता हूँ। गंगाराम ने खुद ही अपने कपड़े बैग में डालना शुरू कर दिए थे। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? यही रुक जाओ ना मेरे पास। मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं दूंगा। हरस ने गंगाराम के पैर पकड़ते हुए उससे कहा था, मगर गंगाराम ने उसे दुत्कार करते हुए अपने पैर पीछे हटा लिए। चल हट, मेरे मुंह मत लग। खुद अपना पेट पता नहीं कैसे पालेगा, बड़ा आया मेरी सेवा करने वाला। मैं तो शहर अपने बेटे के पास जाऊंगा और वहीं जाकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारूंगा। यह कहते हुए गंगाराम ने अपने कपड़ों का बैग उठाया और बस स्टॉप की ओर चल दिया। हर्ष ने उसे बहुत रोका, मगर उसने हर्ष की एक बात नहीं सुनी। वह खुशी खुशी शहर की ओर चला गया था। शहर जाने वाली बस में बैठकर भी वह सुहाने सपने बुनता रहा। उसकी आंखों में एक अच्छे भविष्य का सपना था, जहां वह कोई काम नहीं करेगा, आराम की जिंदगी गुजारेगा। उसके आदेश पर नौकर चाकर जरूरत की हर चीज उसके सामने लाकर रख दिया करेंगे। इसी दिन के लिए तो उसने अपने बड़े बेटे हरदीप को इतना पढ़ाया लिखाया था। शहर पहुंचकर वह बस से उतरा और एक रिक्शा वाले को हरदीप के पते वाली पर्ची दिखाई और उसे उस पते पर चलने के लिए कहा। रिक्शा चालक ने बहुत अजीब सी नजरों से गंगाराम की ओर देखा। आप इस पते पर क्यों जाना चाहते हैं? यह आपके क्या लगते हैं? रिक्शा चालक ने सवाल किया तो गंगाराम का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मेरा बेटा है, मैं हरदीप का पिता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर हरदीप के पिता है? रिक्शा चालक के चेहरे पर हैरानी का हाव भाव साफ नजर आ रहे थे। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर हरदीप का ही पिता हूँ। इतना सा था जब से उसे पढ़ा लिखा रहा हूँ। अब वह डॉक्टर बन गया है तो मैं उसके पास रहने के लिए आया हूँ। पहले मैंने उसकी हर इच्छा पूरी की है, अब वह मेरी हर इच्छा पूरी करेगा और मैं सुकून की जिंदगी गुजारूंगा। आखिर उम्र के अंतिम पड़ाव में सुख सुविधाओं पर मेरा भी तो अधिकार है। चल अब ज्यादा बातें ना बना और मुझे मेरे डॉक्टर बेटे के पास ले चल। गंगाराम रिक्शे में बैठ गया तो रिक्शा चालक अपनी हंसी छुपाता हुआ उसे लेकर उस पते की ओर चल पड़ा। रिक्शा एक बहुत बड़े महल जैसे घर के सामने आकर रुका। गंगाराम ने पूरा सर उठाकर घर की ऊंची और आलीशान दीवारों को देखा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि उसका बेटा हरदीप इतने बड़े घर में रहता है। उसने दरवाजा खटखटाया तो चौकीदार बाहर आया। हाँ बाबा, क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं हरदीप का पिता हूँ और मुझे घर के अंदर जाना है, पीछे हट जाओ। गंगाराम ने गर्व से गर्दन उठाकर कहा तो चौकीदार ने सर से पांव तक उसे घूरा और उसको देखकर हंसने लगा। तुम डॉक्टर हरदीप के पिता हो? अबे दिमाग चल तो नहीं गया तेरा? कहाँ डॉक्टर हरदीप और कहाँ तू? चल निकल यहाँ से, और कोई काम नहीं है, आ जाते हैं। मुंह उठाकर चौकीदार मुंह मुंह में बड़बड़ाता हुआ वापस गेट बंद करने लगा। गंगाराम ने एक बार फिर गेट को धक्का मारा। मैंने कहा ना, मैं हरदीप का पिता हूँ, जाकर उसे बताओ उसका पिता आया है। गंगाराम ने कहा। उसकी आंखों में गुस्सा था। चौकीदार गेट बंद करके अंदर चला गया और फिर कुछ देर बाद वापस आकर गेट खोल दिया और गंगाराम को लिए घर के अंदर चला गया। मगर बजाय आलीशान घर के अंदर ले जाने के, वह उसे एक साइड में बने हुए नौकरों के क्वार्टर में की ओर ले गया। यहाँ पर रुको, डॉक्टर हरदीप ने कहा है कि तुम यहाँ पर रहोगे। शाम में आकर वह तुमसे बात करेंगे। चौकीदार यह कहते हुए वहां से चला गया, जबकि गंगाराम उसे पुकारता ही रह गया। अपने बेटे के इतने बड़े घर में
उसका कैसा अजीब स्वागत हुआ था। उसे तो लगा था कि वह जब जाकर अपने आने का समाचार देगा तो हरदीप भागा भागा उसे लेने गेट पर पहुंच जाएगा, उसके पैर छूकर स्वागत करेगा। मगर यहाँ तो खामोशी थी और उसे एक बड़े से घर के अंदर ले जाने के बजाय यहाँ एक और बने हुए एक छोटे से कमरे में बिठा दिया गया था। दोपहर हुई और दोपहर से शाम हो गई और फिर रात भी ढलने लगी। गंगाराम उठकर कमरे से बाहर निकल आया। अब उसको घबराहट सी होने लगी थी। कहाँ वह सारा दिन हरस को पुकारता रहता था। हरस कभी उसके लिए पानी लेकर आता था, कभी खाना लेकर आता, कभी कुछ तो कभी कुछ। और कहाँ आज पूरा दिन वह कमरे में पड़ा रहा था और किसी ने उसे पूछा ही नहीं था। मगर गंगाराम को क्या पता था कि यह तो अभी शुरुआत थी। रात हुई तो एक नौकर खाने की ट्रे लेकर गंगाराम के पास आ गया और खाना कर 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 वापस पलटने लगा तो गंगाराम ने उसे पुकार लिया, सुनो मेरा बेटा, अभी तक घर नहीं आया क्या? जी वह तो आए थे, मगर एक पार्टी के लिए वापस भी चले गए हैं और आपके बारे में उन्होंने कहा था कि आपको खाना पहुंचा दिया जाए। मेरा बेटा घर आकर वापस भी चला गया और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। क्या उसे बताया था कि उसके पिताजी आए हैं? नौकर ने इस बात पर हाँ में सर हिला दिया। जी हाँ, उन्हें बताया था। उन्होंने ही कहा है कि आपका ख्याल रखना है और आपको खाना पहुंचाने के लिए कहा है और कहा है कि वह कल आपसे मिलेंगे। नौकर यह बताने के बाद वापस चला गया था। इस समय गंगाराम को बहुत दुख हुआ, मगर भूख भी बहुत लगी हुई थी। उसने खाना खाया और वही कमरे में पड़ी हुई एक चारपाई पर चुपचाप सो गया। अगले दिन शाम ढले उसे नौकर ने घर के अंदर बुलाया था। वह गया था और डॉक्टर हरदीप सोफे पर बैठा हुआ था। उसके बराबर में हरदीप की पत्नी डॉक्टर मीना भी बैठी हुई थी। दोनों आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। हरदीप ने एक पल के लिए नजर उठाकर गंगाराम को देखा और फिर मीना की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। गंगाराम को बहुत अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे जाकर उनकी बातचीत का हिस्सा बने या चुपचाप वहीं पर खड़ा रहे। वह बहुत अजीब चक्कर में गिरा हुआ था, चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। तभी हरदीप ने उसे अपनी ओर आने और बैठने का इशारा किया। वह चुपचाप उसके इशारों को समझते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया। तब मीना ने मुंह बनाते हुए उसे देखा और बिना गंगाराम से कोई बात किए उठकर अंदर बने कमरे में से एक कमरे की ओर बढ़ गई। कैसे हो बेटा, काम कैसा चल रहा है? गंगाराम ने पूछा तो हरदीप ने सर हिला दिया। ठीक काम चल रहा है। आप कहिए, गांव से शहर कैसे आना हुआ? हरदीप ने पूछा तो गंगाराम कहने लगा, बस बेटा, तुम्हारी याद बहुत सता रही थी, इसलिए सोचा कि तुम्हारे पास आकर तुमसे मिल लूं। तुम्हें तो समय नहीं मिलता मिलने आने का, इसलिए मैं खुद ही चला आया यहाँ पर। यहाँ पर आकर रहने के बाद गंगाराम गोल कर गया था। अच्छा ठीक है, अब तो आप मुझसे मिल लिए हैं। आपको जब जाना हो तो बता दीजिएगा, मेरा ड्राइवर आपको गाड़ी में गांव छोड़ आएगा। एक नौकर को पास बुलाया और कहा, यह मेरे पिताजी है, इनका ख्याल रखा जाए। और हरदीप खुद भी अंदर कमरे की ओर बढ़ गया। गंगाराम वहीं पर रहने लगा, मगर उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। उसका वह बेटा जिसकी खातिर उसने हरस को हमेशा अनदेखा किया था, सिर्फ इस कारण कि हरस का रंग कुछ कच्चा था, जबकि हरदीप गोरा चिट्टा था। हरस को पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी, वह जमीन के कामों में ज्यादा रुचि लेता था। गंगाराम के दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि जो संतान पढ़ लिख जाए वही बड़ी सफलता प्राप्त करता है।
और जिंदगी में ऊंचे पद पर पहुंचता है। गंगाराम का सारा ध्यान केवल हरदीप की ओर था। कई बार उसने हर्ष के साथ ज्यादती की थी। जो हरदीप को अच्छा खाना खाने को मिलता, अच्छा पहनने ओढ़ने को मिलता, और गंगाराम उसे अपने साथ खेती बाड़ी को कोई काम नहीं करवाता था। जबकि हरस को खाने पीने को भी अच्छा नहीं मिलता था, कपड़े भी मामूली से पहनता था, और खेती बाड़ी का सारा काम भी वह अपने पिताजी के साथ करवाया करता था। ना सिर्फ खेती का काम करवाता था बल्कि गाय भैंसों को भी संभालता था। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। गंगाराम अपने दोनों बेटे के बीच बहुत भेदभाव करता रहा, और फिर दोनों बेटे जवान हो गए, कमाने वाले हो गए, तो गंगाराम सारे काम काज छोड़कर घर बैठ गया। हरदीप शहर के नाम का ही डॉक्टर बन चुका था। उसे बहुत सफलता मिली थी, इसलिए वह शहर जाकर बस गया। मगर अक्सर ही वह गंगाराम से मिलने के लिए आता रहता था, और हरस का मजाक भी उड़ाया करता था। हरस भी अक्सर घर से बाहर रहता था, मगर गंगाराम कभी नहीं पूछता था कि वह कहाँ रहता है, क्या करता है। हरस गंगाराम को अच्छा खर्चा दिया करता था, मगर गंगाराम को यही लगता था कि हरदीप ने ही वह पैसे भिजवाए होंगे, वरना हरस के पास इतने पैसे कहाँ से आते। थोड़ी सी तो उनकी जमीन थी जिस पर उन्होंने हमेशा गुजर बसर की थी। अब कौन सा वह सोना उगलने लगी थी जो हरस के पास इतने पैसे आते होंगे। हरस जितने दिन भी घर पर रहता था, गंगाराम की खूब सेवा किया करता था, और फिर पड़ोसियों को भी अक्सर ही अपने पिताजी का ख्याल रखने के लिए कहकर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता था। मगर गंगाराम को इस बात की परवाह नहीं थी। उसका सब कुछ हरदीप ही था। हरदीप सफल हो गया था, मगर उसने गंगाराम का कोई ध्यान नहीं रखा। अपने नौकरों के हवाले करके वह बिल्कुल मुक्त सा हो गया था। कई दिनों बाद अगर कभी रास्ते में टकराव भी हो भी जाता, तो बस ऐसे ही हालचाल पूछ कर निकल जाता था। गंगाराम से तो उसने मुंह ही फेर लिया था, जबकि उसकी पत्नी मीना ने अब तक गंगाराम के पैर तक नहीं छुए थे। नौकरों ने कुछ दिन उसका थोड़ा बहुत अच्छा से ख्याल रखा, और फिर उसको लगभग भूल ही गए। वो नौकरों वाले कमरों में ही रहता था, क्योंकि आलीशान महल में उसके लिए जगह नहीं थी। कोई खाना दे देता तो खा लेता, वरना सारा सारा दिन भूखे गुजार देता। और तभी उसे हरस की बहुत याद आती, जो उसका इतना ख्याल रखता था। हर समय ही उसके लिए खाने पीने की कोई ना कोई चीज लाकर देता रहता था। एक दिन गंगाराम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, तो वह घर के अंदर वाले हिस्से की ओर चला गया ताकि अपने बेटे से मिल सके और उससे अपने लिए कोई दवा ले सके। एक कमरे में जाते ही गंगाराम को जोर से चक्कर आया। उसका हाथ लगने से टेबल पर रखा हुआ एक कीमती सजावटी एंटीक पीस गिरकर टूट गया था। उसी समय मीना अपने कमरे से बाहर निकली, और जब उसने देखा कि गंगाराम जमीन पर गिरा हुआ है और उसके साथ ही उसका कीमती एंटीक पीस टूटा हुआ है, तो वह गंगाराम को उल्टा सीधा बकने लगी। उस समय वह बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी, बल्कि कोई जाहिल औरत लग रही थी। उसने गंगाराम को अपने नौकरों से धक्के देकर घर से निकलवा दिया था, जबकि गंगाराम रोते हुए घर से बाहर निकला था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। जेब में पैसे तो थे, जो आते समय हरस ने उसकी जेब में डाल दिए थे, मगर वह वापस नहीं जाना चाहता था। वापस गांव जाकर गांव वालों को क्या मुंह दिखाता, हरस का सामना कैसे करता। उसे एहसास होने लगा कि हरस के इतने प्यार को ठुकराने की शायद यही सजा है।
कि वह दर दर की ठोकरें खाए। वह सारा दिन सड़क पर पैदल चलता रहा और फिर वहां एक मंदिर देखकर जाकर वहां रहने लगा। गंगाराम को वहां पर रहते हुए काफी दिन गुजर चुके थे। एक दिन उसे भूख सताने लगी, इसलिए वह माता के दरबार के खुले मैदान में निकल आया। वहां पर खाना बांटने के लिए गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी में से बाहर निकलते ही एक सूट बूट पहने आदमी का पैर दिखाई दिया। इससे पहले कि गंगाराम उस आदमी का चेहरा देखता, वहां पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग खाने पर टूट पड़े। सबको खाना देते हुए वह आदमी सामने आया तो यह देखकर गंगाराम की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा हरस था। उसी समय हरस की नजर भी गंगाराम पर पड़ चुकी थी। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वह दंग रह गया। वह तुरंत आगे बढ़ा, गंगाराम के गले लग गया। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको क्या हुआ? आपकी हालत कैसे हुई? क्या हरदीप भाई का घर आपको नहीं मिला? आप वापस आ जाते। वापसी का रास्ता तो आपको मालूम था ना। वो एक ही सांस में कई बातें कहे जा रहा था, मगर गंगाराम शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ा हुआ था। बेटा, मैं हरदीप के पास गया था, मगर हरदीप ने मुझे अपने घर में भी नहीं आने दिया, बल्कि नौकरों वाले कमरे में रखवाया और उसकी पत्नी ने धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। वापस आते हुए मुझे बहुत लज्जा आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ माता के दरबार पर आकर रहने लगा कि बाकी मेरी जिंदगी के जो दिन बचे हैं माता के दरबार में गुजार लूंगा और मरने के बाद कोई तो मेरी अर्थी को उठाकर अग्नि दे ही देगा। यह कहते हुए गंगाराम फूट फूट कर रोने लगा। जिस बेटे पर इतना मान और गर्व था, उसी ने आज यह दिन दिखाया था। हरस गंगाराम के पैरों में बैठ गया। पिताजी, ऐसा तो ना कहें। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दें। मेरे साथ घर चलें, मैं आपकी पहले से भी बढ़कर सेवा करूंगा। वो गंगाराम को गाड़ी में बिठाकर गांव वापस ले आया था। वापस आकर उसने गंगाराम के कपड़े बदलवाए और उसे खाना खिलाया। बेटा, तेरे पास यह गाड़ी कैसे आई? तू तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और फिर हमारी जमीन तो बहुत बड़ी भी नहीं है। गंगाराम के सवाल पर हरस मुस्कुराने लगा। पिताजी, मेरा पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता था, मगर आप जानते हैं खेती बाड़ी करना और गाय भैंसों का ख्याल रखने का मुझे कितना शौक था। मैंने दूसरे गांव में एक बड़ा सा डेयरी फार्म बनाया हुआ था और वहीं पर बहुत बहुत सारी जमीन भी खरीद रखी थी। खेती की आमदनी से लाखों का फायदा होता है और डेयरी फार्म से भी मुझे लाखों का फायदा होता है। मैं करोड़पति हूँ, मगर अपने पिता के सामने मैं सूट बूट पहनकर उसे कमतर महसूस नहीं करवाना चाहता, इसलिए सादा से हुलिया में रहता हूँ था। अब से आप मेरे पास रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हरस ने यह कहते हुए गंगाराम को गले लगा लिया तो गंगाराम ने सिसक कर कहा, सिसक कर आसमान की ओर देखा और भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया, जिसने उसकी नाइंसाफी के बाद भी उसके बेटे के दिल को पिता के लिए मौन कर रखा था। 5 साल का समय गुजर चुका था। हरस ने अपने कच्चे मकान को बड़ी सी हवेली में बदल दिया और डेयरी फार्म के काम को बहुत बड़ा कर दिया था। बहुत सारी जमीनें खरीद कर ठेके पर दे रखी थी, क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए उसके पास समय ही नहीं था। गंगाराम के ठाट बाट पूरे गांव में सबसे अलग ही थे। एक दिन गंगाराम अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था जब एकदम से हरदीप उसके सामने आ गया। उसके पैरों में गिर गया। पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दें। मेरी पत्नी ने आपको घर से निकाल दिया। मैंने तब भी आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की, मगर आज जब मैं पिता बना हूँ
और मेरा बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, तो मुझे आपका दुख याद आया। मुझे माफ कर दें। वह रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, जबकि उसके बेटे के बारे में सुनते ही गंगाराम का हृदय पसीज गया और उसने हरदीप को माफ करते हुए गले से लगा लिया। हरदीप ने चाहे उसके साथ जितना भी बुरा व्यवहार किया था, मगर वह उसका बेटा था और गंगाराम उसे दुख में नहीं देख सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।